हेलो गाइस, हम इग्नू के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो भी आपके पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके BHDE 106 के क्वेश्चन आंसर हैं जिसे हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले के आप वीडियो देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला जो ब्लॉक चल रहा है, सेकंड अध्ययन चल रहा है, इसमें हम देखेंगे आपके हिंदी की बुक का नाम क्या है, हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान। ठीक है, इसका दूसरा अध्याय चल रहा है जो कि भारतीय भाषाएं और भारोपीय परिवार। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन इसके और बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। चलिए, यह क्वेश्चन इसका थर्ड है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ईरानी शाखा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करिए। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस ब्लॉक से, सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए जाएंगे। आपको इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, आप बस इन वीडियो को देखकर चले जाएंगे, आप अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता है जैसे एग्जाम आ गया है तो आप अच्छे से इसको देखिए, एक दो बार देखेंगे, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दो बार देखकर चले जाइए, आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रही हूँ इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, आप ध्यान रखिए। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इस वाले अध्याय में थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, भारत ईरानी शाखा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करिए। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो भारत ईरानी शाखा भारोपीय परिवार की एक शाखा है। ठीक है, भारत ईरानी शाखा जो है ये भारोपीय परिवार की एक शाखा है। इस शाखा में भारत आर्य भाषाएं, शाखाएं भारत की जो आर्य भाषाएं हैं, दूसरी तरफ ईरान क्षेत्र की भाषाएं। ठीक है, एक तरफ तो इसमें भारत की जो आर्य भाषाएं शामिल हैं और दूसरी तरफ ईरानी क्षेत्र की भाषाएं भी हैं जिसमें फारसी प्रमुख है। ठीक है, ये जो आपका भारत ईरानी शाखा जो है, भारत ईरानी शाखा में भारोपीय परिवार की एक शाखा है। भारत ईरानी शाखा भी भारोपीय परिवार की ही एक शाखा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत ईरानी शाखा है ये भी भारोपीय परिवार की ही एक शाखा है और इसमें जो इस शाखा में भारत की आर्य भाषाएं हैं और दूसरी तरफ ईरान क्षेत्र की भाषाएं भी हैं जिसमें फारसी मुख्य है। ठीक है, जिसमें फारसी का मुख्य योगदान है। इन दोनों को एक वर्ग में रखने का भाषा वैज्ञानिक आधार यही है कि दोनों भाषाओं को काफी निकटता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इन दोनों भाषाओं को एक ही परिवार में इसलिए रखा है क्योंकि इन भाषाओं में काफी ज्यादा निकटता देखी जाती है। क्यों दोनों उपशाखाओं की भाषाएं बोलने वाले कभी एक थे। ठीक है, क्योंकि इन भाषाओं को बोलने वाले कभी एक हुआ करते थे। क्यों दोनों उपशाखाओं की भाषाएं बोलने वाले कभी एक ही हुआ करते थे, एक ही थे, और बाद में उनकी भाषाओं में अधिक अंतर आने लगा। ठीक है, पहले तो ये दोनों एक हुआ करते थे लेकिन बाद में इनकी भाषाओं पे काफी अंतर आने लगा। ईरान के निवासी भी आर्य थे। ठीक है, जो ईरान के निवासी थे वो भी आर्य हुआ करते थे। ईरान शब्द आर्य का आर्याणम, ठीक है, आर्य का आर्याणम का ही बदला हुआ रूप है। ये आर्यों का ही एक बदला हुआ रूप है। प्राचीन ईरानी भाषा थी वो अवेस्ता। जो प्राचीन ईरानी भाषा क्या थी, अवेस्ता। और आर्य का रूप एर था। ठीक है, आर्य का रूप क्या था, आर्य का रूप एर था। यह संबंध काल्पनिक नहीं है। ठीक है, इन संबंध को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये संबंध काल्पनिक है, वैसे से सोच लिए गए हैं, बल्कि प्राचीन युग में भारत और ईरान में धर्म का स्वरूप एक सा था। ठीक है, यहाँ तक कि प्राचीन युग में भारत और ईरान का जो धर्म का स्वरूप था वो भी एक जैसा ही था। दोनों की भाषाओं अवेस्ता और संस्कृत, दोनों की भाषाएं क्या थी, अवेस्ता और संस्कृत में भी बहुत समानता थी। ठीक है, दोनों की भाषाएं जो अवेस्ता और संस्कृत है उसमें बहुत सारी समानताएं थी। क्यों ये लोग किसी तीसरी जगह से आकर
इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग बस गए थे, क्योंकि ये जो लोग थे वो कहीं तीसरी जगह से आके इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग बस गए थे। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, इस संबंध में बहुत सारे विद्वान हैं जिनमें ये मतभेद है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, लेकिन ये बात निर्विवाद है। लेकिन ये बात बिल्कुल निर्विवाद है कि भारत और ईरान के आर्य एक ही मूल के थे। ठीक है, लेकिन इस बात पे कोई भी विवाद नहीं है कि भारत और ईरान के जो आर्य थे वो एक ही मूल के थे। भारत ईरानी शाखा में बताया गया है कि इस 3 उप शाखाएं मानी जाती हैं। इनकी 3 उप शाखाएं मानी जाती हैं जो कि निम्न है। इनकी 3 उप शाखाएं क्या हैं जो मानी जाती हैं, जो निम्न है। पहला है ईरानी। ठीक है, ईरानी उप शाखा में प्रमुख रूप से फारसी भाषा आती है। ठीक है, ईरानी उप शाखा में मुख्य रूप से कौन सी भाषा आती है, ये ईरानी शाखा आती है। ईरानी उप शाखा में प्रमुख रूप से फारसी भाषा आती है। ईरानी शब्द अर्याणम से आया है। ठीक है, ईरानी शब्द किससे आया है, अर्याणम से आया है। ईरानी शब्द अर्याणम से आया है क्योंकि उस समय यह आर्यों का देश कहा जाता था। क्योंकि उस समय इसको आर्यों का देश कहते थे। आज भी इसका प्रमुख क्षेत्र ईरान देश है। आज भी अगर हम प्रमुख क्षेत्र की बात करें इसके, तो क्या है इसका प्रमुख क्षेत्र, ये ईरान देश है। और देशवासी ईरानी कहलाते हैं। और यहाँ के रहने वाले क्या कहलाते हैं, यहाँ के देशवासी ईरानी कहलाते हैं। ईरान को प्रारंभ में पारस कहा जाता था। ठीक है, ईरान को स्टार्टिंग में क्या कहते थे, प्रारंभ में क्या कहते थे, इसको पारस कहा जाता था। पारस देश की भाषा पारसी थी। और पारस देश की भाषा क्या थी, पारस देश की भाषा पारसी थी, जो बाद में फारसी बन गई। ठीक है, पारस देश की भाषा पारसी थी जो बाद में क्या बन गई, बाद में ये फारसी बन गई। फारसी आज के ईरान देश की भाषा है। जो फारसी है वो आज के ईरान देश की भाषा है। ऐतिहासिक क्रमानुसार ईरान की भाषाओं की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, ऐतिहासिक क्रमानुसार ईरान की भाषाओं की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो पहला है प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषाएं और आधुनिक भाषाएं। ठीक है, इनकी 3 शाखाएं क्या क्या हैं, प्राचीन भाषाएं हैं, मध्यकालीन भाषाएं और आधुनिक भाषाएं। इसकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है, पहला इसमें क्या दिया हुआ है, पारसियों के वेद। ठीक है, पारसियों के वेद अवेस्ता, जो पारसियों के वेद हैं, पारसियों के वेद अवेस्ता की भाषा, अवेस्ता पर की गई टीका, जिंदका की भाषा और हसमानी राजाओं के शिलालेखों की भाषा को भी प्राचीन ईरानी भाषाओं में ही गिना जाता है। ठीक है, तो ये पारसियों के जो वेद हैं, पारसियों के वेद अवेस्ता, जो पारसियों का वेद अवेस्ता है, अवेस्ता की भाषा, अवेस्ता पर की गई टीका। ठीक है, की गई टीका, जिंदका की भाषा और हम हसमानी राजाओं के शिलालेखों की भाषा को भी प्राचीन ईरानी भाषाओं में ही गिना जाता है। प्राचीन ईरानी काल का समय ईसा में 4 से 5 शताब्दी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अवेस्ता एवं भारत की प्राचीनतम रचना ऋग्वेद की भाषा में बहुत अधिक सामान्य है। ठीक है, ये जो अवेस्ता एवं भारत की जो प्राचीनतम रचना है, अवेस्ता और भारत की प्राचीनतम रचना है ऋग्वेद की भाषा है, बहुत ज्यादा अधिक सामान्य है। ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक इनमें सामान्यताएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें मध्यकालीन अवस्था। ठीक है, मध्यकालीन अवस्था में क्या है, मध्यकालीन अवस्था में प्राचीन ईरानी का विकसित रूप पहलवी माना जाता है। ठीक है, मध्य अवस्था में इसका विकसित रूप क्या माना जाता है, पहलवी माना जाता है। इसके विकसित रूप को पहलवी मानते हैं। पहलवी इस काल की प्रसिद्ध भाषा मानी जाती है। जो पहलवी है वो इस काल की प्रसिद्ध भाषा मानी जाती है। इसका विकास प्राचीन फारसी में हुआ है। इसका विकास किसमें हुआ है, इसका विकास प्राचीन फारसी में हुआ है। अवेस्ता की टीका,
ठीक है, अवेस्ता की टीका इस भाषा में लिखी गई है। जो अवेस्ता की जो टीका है वो इसी भाषा में लिखी गई है। मध्यकालीन अवस्था में पहलवी का शब्द समूह, जो पहलवी का शब्द समूह है, पहलवी का शब्द समूह, वाक्य रचना, पहलवी का शब्द समूह, वाक्य रचना सभी तत्वों से प्रभावित है। ईरानी का मध्यकाल ईसा, जो ईरानी का मध्यकाल है, ईरानी का मध्यकाल ईसा की पहली दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ईरानी का जो मध्यकाल है वो ईसा पहली दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ईरानी का आधुनिक काल, जो ईरानी का आधुनिक काल है, ईरानी का आधुनिक काल 9 से 10वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, ईरानी का आधुनिक काल, जो ईरानी का आधुनिक काल है वो 9 से 10वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। आधुनिक ईरानी में फारसी या ईरानी भाषा प्रमुख है। ठीक है, आधुनिक ईरानी में फारसी और ईरानी भाषा प्रमुख है, जो कि ईरान की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, जो कि ईरान की क्या है, राष्ट्रभाषा है। नई ईरानी का सबसे प्राचीन रूप फिरदौसी है। ठीक है, नई ईरानी का सबसे प्राचीन रूप क्या है, फिरदौसी है। के शाहनामा, जो फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखी है, फिरदौसी के शाहनामा में मिलता है। ठीक है, ईरानी का सबसे प्राचीन रूप किसमें मिलता है, फिरदौसी की शाहनामा में मिलता है। आधुनिक ईरानी पर अरबी एवं तुर्की का प्रभाव बहुत पड़ा है। ठीक है, आधुनिक ईरानी में अरबी और तुर्की का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय ईरानी के अतिरिक्त, ठीक है, केंद्रीय ईरानी के अतिरिक्त गालचा, पामीरी और कुर्दी, ओसेती, अफगानी या पश्तो, बिलोची और देवारी ईरानी की मुख्य प्रादेशिक बोलियां हैं। ठीक है, ये आपकी ईरानी की जो प्रसिद्ध बोलियां हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, गालचा, पामीर, कुर्दी, ओसेती, अफगानी। ठीक है, अफगानी या फिर पश्तो, बिलोची और देवरी, ये ईरान की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है दर्रा। ठीक है, ये दर्रा क्या है, दर्द अपनी भाषिक विशेषताओं के कारण ईरान और भारतीय भाषाओं में शामिल हुआ है। ठीक है, जो दर्द है, दर्द अपनी भाषाई विशेषता के कारण ही ईरानी और भारतीय भाषाओं में शामिल है। भारत के कश्मीर राज्य और पामीर पठार, ठीक है, भारत का जो कश्मीर राज्य है और पामीर का जो पठार है, पामीर पठार में रहने वालों की भाषा दर्द है। ठीक है, यहाँ रहने वालों की भाषा क्या है, दर्द है। कश्मीर इस उपशाखा की प्रमुख भाषा है। कश्मीरी जो है, कश्मीरी इस उपशाखा की विशेष भाषा है। प्राचीन काल से ही कश्मीर में संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत में काव्य रचना और ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों पर प्रणय किया है। ठीक है, प्राचीन समय से ही जो कश्मीर के विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में ही अपना काव्य किया है, अपना ज्ञान विज्ञान संस्कृत में दिया है। इस दृष्टि से भी कश्मीर की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कश्मीर की भाषा है उसमें संस्कृत का प्रभाव काफी ज्यादा है। मुसलमानों के कारण इसने फारसी लिपि को अपनाया है। ठीक है, और मुस्लिम वहां पे, क्योंकि मुस्लिम ज्यादा हैं कश्मीर में, तो मुसलमानों के कारण ही इसने फारसी भाषा को भी, फारसी लिपि को भी अपनाया है। कश्मीर में कई अरबी फारसी शब्द, कश्मीर में जो है बहुत सारे अरबी फारसी शब्द हैं जो कि व्यवहार में आते हैं, जो बोले जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है, भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाएं क्या है, आर्य शब्द भारतीय भाषाओं के साथ ही जुड़ा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो आर्य शब्द है वो भारतीय भाषाओं के साथ ही जुड़ा है। आर्य शब्द भारतीय भाषाओं के साथ ही जुड़ा है। यूरोप के अधिकांश लोग मूलतः आर्य थे। ठीक है, यूरोप के ज्यादातर लोग क्या थे, यूरोप के ज्यादातर लोग आर्य थे। आर्यों का मध्य एशिया से भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, आर्यों का मध्य एशिया से भारत में आगमन हुआ था। भारोपीय परिवार की भाषाओं में जो अद्भुत समानता मिलती है, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषाओं में जो अद्भुत समानता मिलती है, खासकर प्राचीन संस्कृत, लैटिन, ग्रीक
अवेस्ता आदि भाषाओं में इन भाषाओं के बोलने वाले एक ही मूल के थे। ठीक है, इन भाषाओं के बोलने वाले क्या थे? ये इन भाषाओं के बोलने वाले एक ही मूल के थे। इनकी भाषाओं का स्रोत एक था और इनकी भाषाओं का स्रोत भी क्या था? इनकी भाषाओं का स्रोत भी एक ही था। भारतीय आर्य भाषाओं के मूल में संस्कृत भाषा थी। ठीक है, जो भारतीय आर्य थे उनके मूल में कौन सी भाषा थी? उनके मूल में संस्कृत भाषा थी। इसी भाषा से आधुनिक युग की भाषाओं के विकास क्रम में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला और उड़ीसा, असमिया आदि विकसित हुई हैं। ठीक है, तो जो आधुनिक भाषाएं हमारी भाषा से आधुनिक युग की जो भाषाएं हैं, इसी क्रम में हिंदी, उर्दू, पंजाबी और गुजराती, मराठी, बांग्ला, उड़ीसा और असमिया आदि भाषाएं भी विकसित हुई हैं। आज के पाकिस्तान की भाषाएं, जो आज के पाकिस्तान की जो भाषाएं हैं वो लहदा और सिंधी, ठीक है, लहदा और सिंधी भी इसी उपशाखा की भाषाएं हैं। जो पाकिस्तान की शाखाएं हैं लहदा और सिंधी, जो पाकिस्तान की भाषाएं हैं, ये भी इसी शाखा में आती हैं। नेपाल की भाषा नेपाली, जो नेपाल की भाषा नेपाली है, और श्रीलंका की भाषा सिहली, ठीक है, श्रीलंका की भाषा सिहली, ये भी आर्य भाषाओं में आती हैं। ये आप याद रखेंगे कि नेपाल की सिंधी और लहदा, पाकिस्तान की सिंधी और लहदा, नेपाल की नेपाली और श्रीलंका की सिहली, ये भी आर्य भाषाओं के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसको आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। अब आपका ये तीसरा अध्याय शुरू होता है यहाँ से। BHDE 106 का तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, इसका क्या नाम है? भारतीय आर्य भाषाएं। ये हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपके लास्ट के जितने भी 10 ईयर में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सबको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे देखते रहिए। भारतीय आर्य भाषाएं क्या क्या थी, ये तीसरा अध्याय देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3rd यूनिट के कि द्रविड़ भाषा परिवार का सविस्तार विवेचन कीजिए। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में आप पूछा गया है कि जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसका आप स्वचित विवेचन कीजिए। द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में बताइए। आप बाकी भूल जाइए। आपको अगर द्रविड़ भाषा परिवार से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में से आंसर देना है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार आप याद रखिए। तो द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण भारत है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार का जो क्षेत्र मुख्यतः क्या है? दक्षिण भारत है, किंतु इसकी कुछ भाषाएं उत्तरी भारत और पाकिस्तान में भी बोली जाती हैं। ठीक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार है इसका क्षेत्र तो दक्षिण भारत है, लेकिन इसकी कुछ भाषाएं जो हैं वो उत्तरी भारत और पाकिस्तान में भी बोली जाती हैं। इसकी प्रमुख भाषाएं तमिल, इसकी प्रमुख भाषाएं क्या क्या है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम है। ठीक है, इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो क्या क्या हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। इस परिवार की भाषाओं ने भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि, शब्द समूह तथा व्याकरण तीनों की दृष्टियों से प्रभावित किया है। ठीक है, ये जो भाषाएं हैं, जो भाषा, इस भाषा परिवार ने भारोपीय परिवार की भाषाओं को किस किस तरह से प्रभावित किया है? ध्वनि के माध्यम से, शब्द समूह के माध्यम से और व्याकरण के माध्यम से, तीनों तरह से इसने से प्रभावित किया है। अनेक विद्वानों के अनुसार भारोपीय भाषाओं में तटवर्गीय ध्वनियों का विकास है। ठीक है, बहुत सारे में क्या है? तटवर्गीय ध्वनियों का विकास है। कारकीय रूपों में स्वतंत्र शब्द जैसे को, से आदि पर सर्गों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, संयुक्त क्रिया तथा दक्षिणी भारतीय आर्य भाषाओं में 3 लिंग का अब तक प्रमुख मूलतः द्रविड़ परिवार के प्रभाव के ही कारण है। ठीक है, ये जो द्रविड़ परिवार का जो प्रभाव है इसी के कारण ये सब चीजें हैं।
चारों द्रविड़ भाषाएं, जो चारों द्रविड़ भाषाएं हैं, बोलने वालों की संख्या, चारों द्रविड़ भाषाओं को बोलने वालों की संख्या उनके साहित्य आदि के कारण महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके साहित्य आदि के कारण महत्वपूर्ण है, जो कि निम्न प्रकार है। तमिल भाषा द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन है। ठीक है, जो तमिल भाषा है वो द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज्यादा प्राचीन है। तमिल का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य संघ साहित्य है। ठीक है, तमिल भाषा में जो सबसे पुराना साहित्य मिला है वो कौन सा साहित्य है? वो संघ साहित्य है। परवर्ती साहित्य में महत्वपूर्ण कृति कवि तिरुवल्लुवर रचित तिरुकुरल। ठीक है, तिरुकुरल ये सारी जो रचनाएं हैं की गई हैं तिरुकुरल के बाद शिल्पधिकरम और मणिमेखला। ठीक है, ये रचनाएं हैं मणिमेखला, ये जो भी रचनाएं हैं ये इसमें की गई हैं, इनमें मिलती हैं। आदि खंड काव्य लिखे गए हैं, इस तरह के काव्य इसी तमिल भाषा में लिखे गए हैं। यह जो परवर्ती साहित्य ईसा पूर्व 2री और 3री शताब्दी का है। ये कब का है? ये ईसा पूर्व 2री और 3री शताब्दी की साहित्य है। परवर्ती साहित्य की भाषा से संघ साहित्य की भाषा की तुलना करने पर अनुमान लगाया जा सकता है कि संघ काल परवर्ती साहित्य से कम 500 साल पहले का है। ठीक है, ये साहित्य कम से कम कितने साल पहले का? 500 साल पहले का, अर्थात संघ काल ईसा पूर्व का युग। ठीक है, हम कह सकते हैं इसे संघ काल ईसा पूर्व का युग इसे कहा जा सकता है। तमिल शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित मत नहीं है। ठीक है, तमिल शब्द की जो व्युत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी निश्चित शब्द नहीं दिया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रविड़ से ही तमिल शब्द बना है। कुछ लोगों का क्या मानना है कि द्रविड़ से ही तमिल शब्द बना है। और तमिल भाषी विद्वान मानते हैं कि अभिशतु अमृत मधु शहद के विपर से तमिल शब्द बना है। ठीक है, और तमिल भाषा का क्षेत्र आज का तमिलनाडु राज्य है। तमिल भाषा का जो क्षेत्र वो आज का क्या है? तमिलनाडु, जिसे हम कहते हैं, जो पहले मद्रास हुआ करता था, जो पहले मद्रास प्रांत कहलाता था, यही तमिलनाडु की राजधानी थी। ठीक है, यही तमिलनाडु क्या थी? राजधानी थी। तमिल भाषा की अपनी लिपि है। ठीक है, तमिल भाषा की अपनी लिपि है और जो ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से व्युत्पन्न है। ठीक है, जो ब्राह्मी के दक्षिण से व्युत्पन्न है, इसलिए इसमें कई कण देवनागरी वर्णों के समान हैं। ठीक है, इसमें कई सारे कण देवनागरी के समान हैं। तमिल में क्या महाप्राण ध्वनियां नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि तमिल भाषा में महाप्राण ध्वनियां नहीं है, अतः व्यंजनों की संख्या सिर्फ 18 है। और इसमें व्यंजन कितने हैं? सिर्फ 18 हैं। तमिल भाषा में संस्कृत और उर्दू के लिए कई शब्द हैं। ठीक है, तमिल भाषा में जो संस्कृत और उर्दू है इसके लिए बहुत सारे कई शब्द दिए गए हैं। हालांकि तमिल की साहित्य भाषा में मूल तमिल शब्दों का प्रयोग अधिक है, जबकि तमिल साहित्य में मूल तमिल का प्रयोग ज्यादा किया गया है। मलयालम, नेक्स्ट क्या है? मलयालम। ठीक है, नेक्स्ट मलयालम के बारे में आपको बताया गया है। मलयालम आज के केरल राज्य की राजधानी है। ठीक है, मलयालम जो पहले था आज के केरल राज्य की राजधानी है। इसके बोलने वालों की संख्या 4 द्रविड़ भाषाओं में सबसे कम है। ठीक है, इसे बोलने वालों की संख्या में 4 द्रविड़ भाषाओं की संख्या सबसे कम है। संख्या चारों द्रविड़ भाषाओं में सबसे कम है। ठीक है, इसके बोलने वालों की संख्या चारों द्रविड़ भाषाओं में सबसे कम है, लेकिन आधुनिक भारतीय साहित्य के संदर्भ में, ठीक है, लेकिन आधुनिक भारतीय साहित्य के संदर्भ में इस भाषा का योगदान महत्वपूर्ण है।
ठीक है। लेकिन जो आधुनिक भारतीय साहित्य, इसमें इस भाषा का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक द्रविड़ भाषाओं में मलयालम की जो साहित्यिक परंपरा बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आधुनिक द्रविड़ भाषाओं में मलयालम साहित्य की जो परंपरा है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। इस भाषा को बनाने में कुमारन, आशान, तक्षी और शिवशंकर पिल्ले, शंकर कुरूप आदि लेखकों ने योगदान दिया है। ठीक है, ये लेखक हैं जिनको इस भाषा में जिन्होंने काफी अपना योगदान दिया है, इसको आप बता सकते हैं। मलयालम भाषा का साहित्य बहुत पुराना है। ठीक है, जो मलयालम भाषा है इसका साहित्य काफी पुराना है। 15वीं शताब्दी में ही इसमें साहित्य रचना का प्रारंभ हुआ था। इसमें साहित्य रचना कब से शुरू हुई थी? 15वीं शताब्दी से। इसका उद्भव काल ईसा की 13वीं शताब्दी के आसपास है। ठीक है, ईसा की 13वीं शताब्दी के आसपास का काल इसका उद्भव काल माना जाता है। इसमें पहले संभवतः केरल प्रांत में तमिल भाषा ही व्यापक व्यवहार में लाई जाती थी। इसने सबसे पहले क्या, तमिल भाषा जो थी वही व्यवहार में लाई जाती थी। केरल प्रांत में तमिल भाषा व्यवहार में आती थी। इस दृष्टि से कुछ विद्वानों का मानना था कि तमिल भाषा से ही मलयालम का विकास हुआ है। कुछ लोग क्या मानते थे कि तमिल भाषा से ही मलयालम का विकास हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी थे कि इसे नहीं मानते थे। सत्य जो भी हो, मलयालम भाषा उच्चारण, शब्दावली, जो मलयालम भाषा है वो उच्चारण की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से और वाक्य संरचना की दृष्टि से तमिल के सबसे निकट है। ठीक है, ये भाषा तमिल किस तरह से सबसे निकट है तमिल के? ये एक तो ये मलयालम जो भाषा उच्चारण की दृष्टि से, शब्दावली की दृष्टि से और वाक्य संरचना की दृष्टि से ये तमिल के सबसे निकट है। मलयालम भाषा की एक और प्रमुख विशेषता है। ठीक है, मलयालम भाषा की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ बताई गई है कि चारों द्रविड़ भाषाओं से मलयालम में, जो चारों द्रविड़ भाषाएं हैं उनसे मलयालम में बोलचाल की भाषा में भी सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। मलयालम की लिपि तमिल लिपि से मिलती है। जो मलयालम की लिपि है वो किससे मिलती है? वो तमिल की लिपि से मिलती है। लेकिन इसमें देवनागरी के समान सारे वर्ण हैं, लेकिन इसमें देवनागरी की तरह ही सारे वर्ण दिए हुए हैं। नेक्स्ट भाषा आपकी आती है कन्नड़। ठीक है, नेक्स्ट भाषा हम कन्नड़ की बात करते हैं। यहाँ पे कन्नड़ भाषा, कन्नड़ जो है, कन्नड़ वर्तमान कर्नाटक राज्य की भाषा है। जो कन्नड़ है वो कहाँ की है अभी भाषा वर्तमान में? कन्नड़ जो भाषा है, कन्नड़ वर्तमान में कर्नाटक की भाषा है। आप याद रखेंगे, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। कन्नड़ संभवतः द्रविड़ परिवार की भाषाओं में प्राचीनतम की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ठीक है, कन्नड़ का स्थान दूसरा है। कन्नड़ जो है संभवतः जो द्रविड़ परिवार है, द्रविड़ परिवार की भाषाओं में, द्रविड़ परिवार की भाषाओं की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। इसमें ईसा की 7वीं शताब्दी के शिलालेख मिलते हैं। ये लाइन आप याद रखेंगे कि जो कन्नड़ भाषा है इसमें ईसा की 7वीं शताब्दी के शिलालेख मिलते हैं। उस समय के मध्य युग तक की कन्नड़ भाषा को पुरानी कन्नड़, ठीक है, उस समय के जो मध्यकालीन तक का जो युग था उसमें कन्नड़ भाषा को पुरानी कन्नड़ यानी कि हले कन्नड़ कहा जाता है। जो रूप में कई कन्नड़ होस कन्नड़ से भिन्न थी, जो कि कन्नड़ भाषा थी जो नई कन्नड़ से काफी अलग थी। 10वीं शताब्दी में ही कन्नड़ में साहित्य रचना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कन्नड़ भाषा में साहित्य रचना कब से शुरू हुई थी? ये 10वीं शताब्दी से शुरू की गई थी। कन्नड़ शब्द वास्तव में कर्नाटक में उद्भूत हुआ है। जो कन्नड़ शब्द है वास्तव में कहाँ से इसका उद्भूत कहाँ से हुआ है? जिसका जो उद्भूत है वो कर्नाटक से हुआ है। लेकिन कर्नाटक शब्द का अर्थ निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो कर्नाटक का अर्थ है इसको निश्चित रूप से नहीं अभी तक बताया नहीं जा सका है। कर्नाटक का शब्द का अर्थ क्या है? कुछ विद्वान इसे गुरु प्लस नाटु श्याम प्रदेश
मानते हैं। कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, गुरु प्लस नाटु यानी श्याम प्रदेश मानते हैं। इसी के आधार पर इस प्रदेश का नाम कर्नाटक पड़ा है। ठीक है, कन्नड़ भाषा की लिपि अलग है। जो कन्नड़ भाषा की लिपि है ये बिल्कुल अलग है। यह लिपि की वर्णमाला जो है, इस लिपि की जो वर्णमाला है क्रम में देवनागरी की तरह है। इसकी वर्णमाला देवनागरी की तरह है। यद्यपि बोलचाल की भाषा में महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण नहीं है। ठीक है, इसके बोलचाल में महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया गया है। हस्व ए और हस्व आ, ला आदि अन्य कुछ वर्ण जो देवनागरी में नहीं है। ठीक है, जो देवनागरी में नहीं है वो कन्नड़ में भी नहीं है। नेक्स्ट आपकी भाषा आती है तेलुगु। ठीक है, तेलुगु में क्या क्या बताया गया है कि तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में बोली जाने वाली बोले जाने वालों की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान है। ठीक है, जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में बोले जाने वालों की संख्या के आधार पर इसका स्थान प्रथम स्थान बताया गया है। तेलुगु वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तेलुगु क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। और दक्षिण उड़ीसा, उत्तर तमिलनाडु, पूर्वी कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी कई तेलुगु भाषा भाषी हैं। ठीक है, ये आपकी दक्षिण उड़ीसा, उत्तर तमिलनाडु और पूर्वी कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी बहुत सारे तमिल बोलने वाले हैं। तेलुगु भाषा का इतिहास विवाद का विषय है। ठीक है, जो तेलुगु भाषा का इतिहास है ये एक विवाद का विषय है। तेलुगु भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ नन्या का महाभारत है। ठीक है, ये जो प्राचीन ग्रंथ है नन्या का महाभारत, जिसकी रचना काल 1000 ईसा है। इसके बाद बेमना, पोतना आदि कविताओं ने काव्य रचना की है। आधुनिक युग में भी तेलुगु में कई महान रचनाकार हुए हैं। ठीक है, तेलुगु में बहुत सारे रचनाकार हुए हैं। तेलुगु भाषा रचना की दृष्टि से अन्य द्रविड़ भाषाओं से कुछ भिन्न है। ठीक है, जो तेलुगु भाषा है वो रचना की दृष्टि अगर हम बात करें तो ये दूसरी भाषाओं से थोड़ी अलग है, तो द्रविड़ भाषा से थोड़ी अलग है। इसीलिए भाषा विज्ञान इसे द्रविड़ की बृहद शाखा में मानते हैं। इसलिए इसे क्या माना जाता है, द्रविड़ की बाहरी शाखा मानते हैं और इसे औरों से भिन्न शाखा कहते हैं। ठीक है, और भाषाओं से भिन्न कहते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसमें क्वेश्चन आता है तो ये आप चित्र बना देंगे और थोड़ा बहुत लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चित्र में आपको क्या बताया गया, सबसे पहले द्रविड़ जो भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार की 2 शाखाएं बताई गई हैं, भीतरी शाखा और बाहरी शाखा। ठीक है, बाहरी शाखा में तेलुगु आती है और भीतरी शाखा में आपकी तमिल, मलयालम और कन्नड़ आती है। ठीक है, तो छोटा सा चित्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो तेलुगु और कन्नड़ भाषा की लिपि एक ही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो तेलुगु और कन्नड़ भाषा है इसकी लिपि एक ही है, सिर्फ कुछ वर्णों के आकारों में अंतर है। ठीक है, इसके कुछ वर्णों के आकारों में अंतर है और बाकी वो सेम है। और मात्रा लिखने की शैली भिन्न है, और इसकी जो हम मात्राएं लगाते हैं, मात्रा लिखने की शैली भिन्न है। द्रविड़ भाषाओं में मलयालम के बाद तेलुगु में सबसे अधिक संस्कृत शब्द हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषा में मलयालम के बाद तेलुगु ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अन्य द्रविड़ भाषाओं का विवरण इस प्रकार है। जो दूसरी भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा है वो तुलु कर्नाटक प्रदेश में मंगलूर आदि क्षेत्रों में व्यवहृत है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ही बोली जाती है कर्नाटक प्रदेश में मंगलूर आदि क्षेत्रों में। इसमें लिखे साहित्य कम है, इसमें साहित्य कम लिखे गए हैं। आधुनिक युग में तुलु भाषी इसके विकास के लिए प्रयत्नशील है। ठीक है, आधुनिक काल में इसके विकास के लिए कोशिश की जा रही है। ये कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है। ये किसमें लिखी जाती है, कन्नड़ लिपि में, तुलु। दूसरी है आपकी कोडगु या कूर्ण। ठीक है, कोडगु या कूर्ण, ये उत्तरी कर्नाटक में कूर्ण क्षेत्र की भाषा है। ये उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र की भाषा है, कूर्ण क्षेत्र की भाषा है। और तोड़ा यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की तोड़ा जनजाति
की भाषा है। ठीक है, तोड़ा कौन सी जनजाति की भाषा है? नीलगिरी जिले के तोड़ा जनजाति की भाषा है, तमिलनाडु की है। गोंडी, ठीक है, गोंडी इसका स्थान मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश है। गोंडी का स्थान कौन सा है? ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और पुई, पुई इसका स्थान उड़ीसा है। पुई का स्थान कौन सा है? उड़ीसा। और कुडुख, कुडुख या ओखरा, ठीक है, ओखवा, कुडुख या फिर ओखवा, कुडुख या फिर ओखवा का स्थान, इसका स्थान मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा है। कुडुख या जो ओराव है, इसका स्थान मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा है। मालतो, मालतो ये राजमहल की पहाड़ियों में बोली जाती है। ठीक है, मालतो कहाँ बोली जाती है? राजमहल की पहाड़ियों में बोली जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा ब्राह्मी है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा ब्राह्मी भी है, जो आज अफगानिस्तान में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस वाले वीडियो की फिनिश करते हैं। 35 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो बाकी को दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है या किसी भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।